अगर होम लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके किसी भी सगे संबंधी या फैमिली मेम्बर ने कोई हाउसिंग लोन लिया है यानी होम लोन लिया है, तो उस केस में अगर उस लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में कुछ स्टेप्स है वो आप ज़रूर करें जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। सबसे पहले जो भी होम लोन का सेंक्शन लेटर है वो बैंक में जाकर देखें और उसे ध्यान से पढ़ें। उसमें देखें कि कहीं जो आपका होम लोन था वो लोन प्रोटेक्शन कवर के अंतर्गत इंश्योर्ड है या नहीं। यानी कि जब कोई लोन लेता है तो काफ़ी जो बैंक हैं आजकल उस लोन को इंश्योर कराते हैं। उसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, सामान्य मृत्यु हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो, तो दोनों केस में जो भी आउटस्टैंडिंग है लोन का वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी भर देती है। तो आपको इसमें कोई भी पैसा भरने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भर दिया जाता है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे कि ये कवर लिया गया था या नहीं? तो सबसे पहले ये जनरली सैंक्शन लेटर में दिया होता है, या आप जो उनका सेविंग अकाउंट है जिससे पैसा कटता था ईएमआई के लिए उस लोन में, स्टेटमेंट है या बैंक की पासबुक है उसमें भी उसकी एंट्री आप देख सकते हैं। जिस दिन ये लोन आपका आपके सेविंग अकाउंट में डिसबर्समेंट किया गया था उस दिन की जनरली ये एंट्री होती है, या उससे एक दो दिन पहले की हो सकती है। तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि जो आपका जो लोन है वो कहीं लोन प्रोटेक्शन कवर के अंतर्गत इंश्योर्ड है या नहीं। अगर ये होता है तो सारा पैसा कंपनी दे देती है। ये अब बात करते हैं जो ये अगर लोन इसके अंतर्गत कवर्ड है और जो लोन लेने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल या नॉर्मल जैसे भी, तो उस केस में कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास बैंक के थ्रू, जिसमें कि डेथ सर्टिफिकेट होता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो उस केस में आपका एफआईआर पंचनामा, या फिर एक्सीडेंटल डेथ के केस में आपको ये भी जमा करना होता है। साथ में मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहाँ पर जमा करनी होती है। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स होते हैं वो बैंक द्वारा आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये सब जमा करने के बाद जो आपका क्लेम है वो सीधे जो लोन के बराबर है वो आता है और आपका लोन बंद हो जाता है। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि जो भी जिसने भी लोन लिया है उसके नाम पे कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है या नहीं। आजकल जो इंश्योरेंस मिलता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो काफ़ी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी मिलने लगा है। तो इस केस में एक्सीडेंटल डेथ होने पर आपको जो भी इंश्योरेंस का कवरेज है उस पर्टिकुलर एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर वो भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए जनरली जो रुपए का प्लेटिनम वर्जन होता है कार्ड का, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का, उसमें आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री मिलता है। और जो आपका रुपए का सेलेक्ट वर्जन है उसमें 10 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। इसकी कुछ शर्तें भी होती हैं कि जो एटीएम है वो आपका लास्ट 30 डेज में वो यूज़ हुआ होना चाहिए। यूज़ होने का मतलब है अगर उसमें एटीएम पे इंक्वायरी बैलेंस चेक करा वो भी एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। अगर आपने उसको पीओएस मशीन पर या ऑनलाइन यूज़ करा ट्रांजेक्शन के लिए तो वो भी आपका माना जाएगा। यानी कि एक्सीडेंटल डेथ होने से 30 डेज पहले तक कोई भी उसमें ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी एक क्लेम आपको मिलता है। और ये जो डिटेल है आपकी कि उसके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड था या नहीं, तो उसको अकाउंट स्टेटमेंट से आप उसका देख सकते हैं। हर साल एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज डेबिट होता है आपके अकाउंट से, जिससे वो लिंक है। ये आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, तो वहाँ पर ज़रूर आप ये चेक कर लें। और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका ज़रूर जो क्लेम है वो करें, जो भी आपका इंश्योरेंस कवर है आपके एटीएम या डेबिट कार्ड पर। अब जो आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसका क्लेम आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये केवल एक्सीडेंटल डेथ पे ही मिलता है, तो इस केस में आपको एक तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा, साथ में आपकी एफआईआर पंचनामा, फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कुछ जो फॉर्म्स होंगे वो आपको बैंक के थ्रू उस कंपनी को भेजने होंगे जो भी इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराती है उस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। तीसरा स्टेप हमारा होता है कि अगर आप एलिजिबल हैं उस अकाउंट को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए किसी फैमिली मेम्बर के, तो आप उस अकाउंट को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप अपना जो इनकम प्रूफ लेके जा सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि आपका सैलरी स्लिप हो गया। इसके बाद जो आपका केवाईसी है वो लेकर जाएं बैंक के पास। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16 जो भी आपकी कंपनी आपको देती है या आप आईटीआर भरते हैं तो उसकी डिटेल साथ में लेके जाएं। और उसके बाद जो भी अकाउंट में आपके सैलरी या बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो आप साथ में लेकर जाएं। तो ये अगर आप एलिजिबल होंगे सिविल के अकॉर्डिंग
तो उस केस में जो बैंक है वो आपके नाम पे ये लोन ट्रांसफ़र कर देगा और आप इस लोन को आगे चला सकते हैं और धीरे धीरे ईएमआई के रूप में भर सकते हैं। इसके बाद इसमें से अगर आप कोई भी स्टेप नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक के पास लास्ट ऑप्शन होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको वो सरफेसी के अंतर्गत सेल कर दे, जो भी आपकी हाउसिंग प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं। जब प्रॉपर्टी बैंक बेच देता है सरफेसी के अंतर्गत, तो उसमें यदि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी बिकी है उसकी कीमत आपके लोन आउटस्टैंडिंग से ज़्यादा आई है, यानी कि ज़्यादा प्रोसीड आई है सेल की, तो उस केस में जो बैंक है वो लीगल हेयर को ये मनी दे देता है। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, वो आप करके इस मनी को ले सकते हैं, जो भी उनके कानूनी बारिश होंगे जिसकी मृत्यु हो जाती है बारोर की। दूसरा केस होता है कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो कम अमाउंट में बिकी एज़ कम्पेयर टू जो भी लोन का आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए बैंक सूट फाइल करता है, किस पर? जो भी उनके कानूनी बारिश या लीगल हायर्स होंगे उनके अगेंस्ट में। फिर दूसरा ऑप्शन होता है सेटलमेंट या ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। इसमें क्या करता है बैंक, अगर बैंक को ठीक लगता है परिवार की कंडीशन को देखते हुए, तो बैंक इसमें ओटीएस का भी आपको ऑफर देता है, यानी कि सेटलमेंट का। मान लीजिए आपकी आउटस्टैंडिंग बची है 1,00,000 रुपये प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी, तो बैंक चाहे तो उसको 50,000, 60,000, 70,000 में उसको कुछ छूट देने के बाद कम अमाउंट में आपको जो लोन का एनओसी दे देता है, उस खाते को बंद कर देता है। ये बैंक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो ओटीएस के लिए जाए या ना जाए। इसके बाद आपको एनओसी मिल जाता है और खाता बंद हो जाता है। इस तरह से फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पाँचवा स्टेप है कि अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है उस लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो वो आप उसको पे ऑफ ज़रूर कर दें और उसका एनओसी साथ में ले लें, जिसको हम नोटिस सर्टिफिकेट भी दे बोलते हैं। और जो प्रॉपर्टी की आपकी रजिस्ट्री है, यानी कि सेल डीड है, वो उनके जो लीगल हेयर्स हैं उनको सौंप दी जाती है। लीगल हेयर को इसके लिए जो भी कानूनी बारिश है उनको लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक बनवाना होता है लोकल अथॉरिटी से। साथ में केवाईसी अपना देना होता है लीगल हेयर्स का, और कुछ अदर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स होते हैं वो फिल कराने के बाद जो बैंक है आपको लोन अमाउंट चुकाने के बाद ये सारी जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर होते हैं, जैसे कि आपकी सेल डीड है, रजिस्ट्री है, इन मैप अप्रूव्ड है या 143 कन्वर्जन है, ये सब आपको ओरिजिनल फॉर्म में वापस कर देता है जो भी लीगल हेयर्स होते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।